एवरीवन, आज है 22 दिसंबर और आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 22 दिसंबर से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि चांगी एयरपोर्ट जो कि सिंगापुर में है, यह भी हाल ही में दुनिया का सबसे अच्छा एयरपोर्ट का खिताब जीत चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी हाल ही में ओमान ने अपने हाईएस्ट सिविल एंड ऑनर से सम्मानित किया है। भारतीय स्टेट बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं रवि रंजन और अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को मनाया गया। पहली बार झारखंड ने जीती है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और भारत का पहला वन विश्वविद्यालय बनने जा रहा है उत्तर प्रदेश गोरखपुर में, जो पतंजलि यूनिवर्सिटी है। यहाँ भारत का पहला योग और आयुर्वेद केंद्रित क्लस्टर केंद्र बना है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों में पेट्रा जो कि जॉर्डन का है और एलोरा जो कि महाराष्ट्र का है, इसे लेकर के भारत और जॉर्डन के बीच समझौता हुआ है। ट्रेवल प्लस लीजर इंडिया और साउथ एशिया अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ घरेलू एयरलाइन का खिताब जीता है एयर इंडिया ने। जनवरी 2026 में राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च होने वाली भारत टैक्सी इसका संचालन करेगी सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड। तो सभी क्वेश्चंस हमने देख रखे हैं प्रीवियस क्लास में। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल है भारत और ओमान के बीच अभी हाल ही में दिसंबर 2025 में किस तरह का अग्रीमेंट हुआ है। आप सभी को मालूम है रिसेंटली भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गल्फ कंट्री ओमान के दौरे पर थे, जहां इन दोनों ही देशों के बीच यानी कि भारत ओमान के बीच सेपा समझौता हुआ है। ये सेपा होता क्या है? फुल फॉर्म बनती है कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट। हिंदी में यदि हम कहें तो एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौता रहा है दोनों ही देशों के बीच में। इसका पर्पस क्या है? तो द्विपक्षीय व्यापार यानी दोनों ही देशों के जो व्यापार हैं और इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश को बढ़ावा देना, व्यापार बाधाओं को कम करना, सेवाएं और निवेश प्रवाह को सुगम बनाना, यानी इन्वेस्टमेंट भी आसानी तरीके से हो सके, सर्विसेज भी मिल सके और यहाँ पर ट्रेड को बढ़ावा मिल सके दोनों ही कंट्रीज के बीच में। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में दोनों देशों के बीच में लगभग 10.5 अरब डॉलर का जो व्यापार रहा, जिसमें कि भारत का निर्यात यानी कि भारत ने जो एक्सपोर्ट किया है ये 4.6 अरब है, जबकि इंपोर्ट किया है एक्सपोर्ट देखिए एक्सपोर्ट में 4.06 है, इंपोर्ट में 6.5, यानी कि मंगाया ज्यादा है भारत ने और भेजा कम का है। तो इस तरीके का कुछ ट्रेड है भारत और ओमान के बीच में। अब यहाँ पर जो टर्म लिखा हुआ ट्रेड एग्रीमेंट, ये व्यापारिक समझौता, ये होता क्या है? एक ऐसा समझौता जो दो या दो से अधिक देशों के बीच होता है ताकि वह आपस में सामान और सेवाओं का व्यापार आसानी से कर सके और उस पर जो टैक्स है यानी कि कम टैक्स लगाया जाए या बिल्कुल भी टैक्स ना लगाया जाए। इससे दोनों देशों की कंपनियों को फायदा होता है क्योंकि उनका सामान सस्ता हो जाता है, जिससे लोग जो है ज्यादा खरीदारी कर पाते हैं। अब ओमान के बीच समझौता है तो गल्फ कंट्री ओमान, जिसकी कैपिटल हो जाएगी मस्कट, करेंसी ओमानी रियल, ऑफिशियल लैंग्वेज अरबी है। हमने ये भी देखा था 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ओमान ने अपने हाईएस्ट सिविल एंड ऑनर ऑर्डर ऑफ ओमान की प्रथम कैटेगरी से सम्मानित किया है। चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। फीफा मेल प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 का खिताब किसने जीता है? अब आप में से काफी सारे स्टूडेंट कह रहे होंगे कि मैम ये क्वेश्चन 2-3 दिन पहले हमने पढ़ लिया, आप अभी क्यों बता रही हैं? यदि आप रेगुलर स्टूडेंट होंगे तो आप ये डेफिनेटली रिलेट कर पाएंगे। इस क्वेश्चन को 1 महीने पहले ही मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कि फीफा मेल प्लेयर ऑफ द ईयर, फीमेल प्लेयर ऑफ द ईयर किसे मिलने जा रहा है। डिटेल में हमने डिस्कशन किया था, लेकिन अब फिर से मिल चुका है, यानी फाइनली मिल चुका है इन्हें, तो फिर से पढ़ लेते हैं। बाकी ये क्वेश्चन आपको पढ़ाया हुआ है। मेल कैटेगरी में फीफा के द्वारा जो ओस्मान डेम्बले हैं, ओस्मान डेम्बले जो कि फ्रांसीसी स्टार हैं, फुटबॉलर हैं, जिन्हें भी हाल ही में कतर की राजधानी दोहा में सम्मानित किया गया है। फीफा बेस्ट फुटबॉल अवार्ड्स का जो समारोह रहा इस दौरान। और इसी कैटेगरी में यदि मैं महिलाओं की बात करूं, फीफा महिला प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसकी विजेता एटाना बोनमती हो जाएंगी, है ना। ये स्पेन से बिलोंग करती हैं और इन्होंने लगातार तीसरी बार महिला बैलन डी ओर पुरस्कार भी जीता है। बैलन डी ओर खिताब ना ये फुटबॉल जगत का सर्वोच्च सम्मान होता है, ये भी मैंने आप लोगों को बताया है। तो क्वेश्चन 2 और 3 के ऑप्शन से डिस्कस करते हैं, फिर एक्स्ट्रा फैक्ट देखेंगे। यदि मैं बात करूं लियोनेल मेसी की, लियोनेल मेसी ये अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर हैं। रिसेंटली इनका भारत का दौरा था और इनके सम्मान में कोलकाता में इनकी 70 फीट ऊंची लोहे की प्रतिमा भी स्थापित की गई थी। किलियन एम्बापे फ्रांस से बिलोंग करते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर हो जाएंगे। यहां पर यदि बात की जाए मारियोना कांडेटे की, तो ये कौन है? ये एक स्पेनिश फुटबॉलर हो जाएंगी। फिर यदि बात की जाए एलेक्सिया पुटेलस की, ये भी स्पेनिश फुटबॉलर हैं। जबकि जो सकीना कारोची है, कारचोई,
ये बिलोंग करती है कहां से? फ्रेंच से, यानी कि फ्रेंच फुटबॉलर है, फ्रांस से बिलोंग करती हैं। अब इस अवार्ड समारोह में कुछ अन्य अवार्ड मिले, जैसे कि मेल और फीमेल प्लेयर ऑफ द ईयर, ये तो मैंने आपको बता दिया। बेस्ट पुरुष गोलकीपर ऑफ द ईयर, यानी कि गोलकीपर ऑफ द ईयर की कैटेगरी में पुरुषों का ये अवार्ड जीता है इटली के खिलाड़ी जियान लुइजी डोनारुम्मा ने, और महिलाओं की कैटेगरी में जीता है हना हैम्पटन ने, जो इंग्लैंड से है। फीफा फैन अवार्ड जाको एससी क्लब ने। बेस्ट मेल कोच ऑफ द ईयर जीता है स्पेन के लुइस एनरिक ने, जबकि बेस्ट फीमेल कोच ऑफ द ईयर जीता है इंग्लैंड के सरीना विगमैन ने। तो ये कुछ अवार्ड की इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, लेकिन जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आप लोगों को बता दी है एमसीक्यू फॉर्मेट में। सवाल नंबर 14 है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस ये मनाया कब जाता है? तो ये मनाया जाता है दिसंबर महीने की 18 तारीख को। देश भर में जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, यानी कि जो माइनॉरिटीज हैं, इन नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और जागरूकता फैलाने के पर्पस से ये दिवस मनाया जाता है। इसका आयोजन राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के द्वारा किया जाता है। पहली बार 2013 में मनाया गया था। देखिए, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का फॉर्मेशन ईयर 1992 है और इसके अध्यक्ष हो जाएंगे इकबाल सिंह लालपुरा। अब देखिए, इस क्वेश्चन से मैं आपको कुछ और एक्स्ट्रा फैक्टर रिलेट करके बता देती हूँ। जैसे कि यहाँ पर अल्पसंख्यक आयोग का डिस्कशन है ना, कुछ प्रमुख आयोग और इनसे रिलेटेड प्रमुख का नाम एग्जाम का पार्ट बनता है, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, यानी कि राष्ट्रीय महिला आयोग की जो प्रमुख है ये हो जाएंगी विजया किशोर रहाटकर, रिसेंटली बनाई गई थी। जो एसटी कमीशन है आपका शेड्यूल्ड ट्राइब्स, यानी कि आपका अनुसूचित जनजाति आयोग की यदि मैं बात करूं तो इसके प्रमुख हो जाएंगे अंतर सिंह आर्या। हमारा जो एससी आयोग है, शेड्यूल्ड कास्ट अनुसूचित जाति आयोग जिसे आप कह सकते हैं, किशोर मकवाना, ये हो जाएंगे इसके प्रमुख। फिर यदि बात की जाए ओबीसी आयोग की, पिछड़ा वर्ग आयोग की, तो इसके प्रमुख हो जाएंगे हंसराज गंगाराम अहीर। तो ये कुछ प्रमुख आयोग है जिनसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब रही बात दिसंबर महीने के अदर इंपॉर्टेंट डेज की, तो 1 दिसंबर वर्ल्ड एड्स डे, 2 दिसंबर राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, 3 दिसंबर है अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस, 4 दिसंबर है अंतरराष्ट्रीय चीता दिवस और नेवी डे भी 4 दिसंबर है। 5 दिसंबर है वर्ल्ड सॉइल डे, 7 दिसंबर है सशस्त्र सेना झंडा दिवस, 9 दिसंबर है अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोध दिवस, 10 दिसंबर है वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे, 11 दिसंबर है यूनिसेफ डे, 12 दिसंबर है अंतरराष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस, 14 दिसंबर है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, 16 दिसंबर है विजय दिवस, 18 दिसंबर है अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस और 19 दिसंबर हो जाएगा गोवा मुक्ति दिवस। सवाल नंबर 5वां है, मरियम वेबस्टर के द्वारा 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? अकॉर्डिंग टू मरियम वेबस्टर 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर इसने चुना है इस साल स्लॉप को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, स्लॉप का मतलब है अजीबो गरीब, सनकी और स्पष्ट रूप से नकली सामग्री को अक्सर क्या कहा जाता है? स्लॉप कहा जाता है। जैसे आप फ्लॉप पढ़ते हैं ना, वैसे स्लॉप कह लीजिए। तो एक तरह की नकली सामग्री है, अजीबो गरीब तरीके की, जिसे स्लॉप ये डिफाइन कर रहा है। अब देखिए, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने एक्स्ट्रा तरीके से ऐड कर दिए हैं। जैसे वर्ड ऑफ द ईयर का डिस्कशन है, तो हमने देखा है कि कोलिन्स डिक्शनरी ने 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है वाइब कोडिंग को, जो ऑप्शन बी में मैंने लिखा है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2025 का चुना है पैरासोशल को, जो ऑप्शन 3 में मैंने लिखा है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2025 का चुना है रेसबेट को, जो कि ऑप्शन डी में मैंने लिखा है। सवाल नंबर 6वां है, गणतंत्र दिवस समारोह 2026 की बात की जा रही है, रिपब्लिक डे की। इसमें मुख्य अतिथि बनने का निमंत्रण किसने स्वीकार किया है? तो देखिए, उर्सुला वॉन डेर, जो कि यूरोपीय यूनियन की हेड है, और एंटोनियो कोस्टा। ये एंटोनियो कोस्टा कौन है? तो इनका नाम पहले भी आपने सुना होगा, ये यूरोपीय काउंसिल के प्रेसिडेंट रहे। इन दोनों को ही अभी जो नेक्स्ट रिपब्लिक डे होने जा रहा है 26 जनवरी को, इसमें मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है और ये निमंत्रण स्वीकार कर चुके हैं। आप ये भी याद रखें कि सबसे पहली बार जो गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि थे, देखिए मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने की परंपरा 1950 से चल रही है, जब से रिपब्लिक डे मनाया जा रहा है तब से। तो सबसे पहले जो इसमें अतिथि थे ना, ये इंडोनेशिया के जो पहले राष्ट्रपति थे सुकर्णो, ये शामिल हुए थे। व्लादिमीर पुतिन ये रिसेंटली 4 और 5 दिसंबर को भारत के दौरे पर आए हुए थे, जहां पर इन्हें अभी हाल ही में राष्ट्रपति भवन में 5 दिसंबर को 21 तोपों की सलामी देकर के सम्मानित किया गया है। ट्रेडिशनल तौर पर आप ये भी रिलेट कर सकते हैं।
7वें नंबर का सवाल है, अपने राष्ट्रीय व्यंजनों यानी कि अपनी कुजीन के लिए यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में मान्यता पाने वाला पहला देश कौन बना है? ये क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, थोड़ा आज मैंने डिफरेंट तरीके से ऐड किया है। देखिए, खाने पीने के जो व्यंजन होते हैं, जो डिशेज होते हैं, इसे क्या कहा जा रहा है? कुजीन, है ना। इन कुजीनों के लिए यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में जगह बनाई है इटली ने। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और अपने व्यंजन के लिए यूनेस्को की इस लिस्ट में शामिल होने वाला ये पहला देश बना है। यहां से यदि बात की जाए इटली की, यूरोप का ये पार्ट है। इटली की कैपिटल रोम है, टाइबर नदी के किनारे है। इस रोम में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है। यहाँ की करेंसी ये हो जाएगी लीरा। राष्ट्रपति सर्जियो मेट्टेरेला है। ऑफिशियल लैंग्वेज इतालवी है। प्रधानमंत्री का नाम हो जाएगा जॉर्जिया मेलोनी। नेक्स्ट ईयर का विंटर ओलंपिक इटली ही होस्ट करने जा रहा है। इटली ने अभी दिसंबर के ही महीने में एक ऐतिहासिक कानून पारित किया जो फेमिसाइड यानी कि स्त्री हत्या को एक अलग और गंभीर अपराध के रूप में मान्यता देता है। डेविस कप 2025 जीता है इटली ने। अच्छा, यूनेस्को के बारे में यदि हम डिस्कशन करें, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा और इसी के हेडक्वार्टर में बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित की गई। हाल फिलहाल में हमने और क्या पढ़ा है यूनेस्को से कि भारत में जो दीपावली का फेस्टिवल है, इस फेस्टिवल को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया। इसके पहले 2023 में गुजरात के गरबा को शामिल किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं, सवाल नंबर 8वां है, किसने फीफा इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2025 जीता है? ये अंतर महाद्वीपीय कप भी आप इसे कह सकते हैं, जो कि रिसेंटली जीत लिया है पीएसजी ने। पेरिस सेंट जर्मन ने ये फुटबॉल का खिताब अपने नाम किया है। पेनल्टी शूटआउट में इसने फ्लेमिंगो टीम को हराया है और पीएसजी का इस साल का ये छठा खिताब भी है। यहाँ से फीफा के बारे में अभी हमने देखा नहीं। फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन फुल फॉर्म बनती है। 1904 फॉर्मेशन ईयर, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, हेडक्वार्टर गियानी इन्फेनिटो इसके अध्यक्ष हैं। फीफा 2026 का जो मेंस वर्ल्ड कप है ये यूएसए, मैक्सिको और कनाडा होस्ट करने जा रहे हैं, जबकि महिलाओं का होगा 2027 में और इसे ब्राजील होस्ट करने जा रहा है। ठीक है। 9वें नंबर का सवाल है, ब्लूमबर्ग 2025 की सबसे अमीर परिवारों की जो लिस्ट जारी की गई, इसमें शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय परिवार बना है अंबानी का परिवार। ऑप्शन सी राइट आंसर है। तो ब्लूमबर्ग ने दुनिया के सबसे अमीर परिवारों की रैंकिंग में सिर्फ एक भारतीय परिवार को शामिल किया, तो अंबानी परिवार इस लिस्ट में 8वें नंबर पर आता है। इस रिपोर्ट के अनुसार अंबानी फैमिली के पास कुल 9,57,000 करोड़ रुपए की संपत्ति है। दुनिया के सबसे अमीर परिवारों में शामिल है। ओवरऑल सबसे अमीर परिवार दुनिया का बना है वॉल्टन फैमिली, और वॉल्टन फैमिली के पास जो कुल संपत्ति बताई गई है लगभग 42.8 लाख करोड़ रुपीस बताई गई है। तो भारत के साइड से अंबानी फैमिली, ओवरऑल वॉल्टन फैमिली टॉप पर है ब्लूमबर्ग द्वारा जारी इस रिपोर्ट के अनुसार में। 10वें नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन 2025 में सबसे अधिक खोजा जाने वाला शब्द बना है? अभी दिसंबर के पहले एक और रिपोर्ट आई थी, इसमें कहा गया था कि एआई सबसे ज्यादा खोजा गया शब्द है, फिर या तो आईपीएल खोजा गया है। अभी ताजा रिपोर्ट मतलब कि गूगल की ईयर इन सर्च 2025 रिपोर्ट जो आई, इसमें यह बताया गया है कि सबसे अधिक जो शब्द खोजा गया 2025 में ये जेमिनी शब्द था। इसके अलावा फिर इंडिया वर्सेस इंग्लैंड जो क्रिकेट सीरीज चल रही थी, इसके अलावा चार्ली कर्क, क्लब वर्ल्ड कप, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, ये टॉप 5 सर्चेस रहे हैं। आगे यदि हम चलें, निम्नलिखित में से किस शहर में भारत का पहला नेचर थीम वाला एयरपोर्ट टर्मिनल बनकर के तैयार हुआ है? तो असम की राजधानी गुवाहाटी में अभी हाल ही में ये जो एयरपोर्ट है गोपीनाथ बारदुलाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये पूरी तरीके से नेचर थीम वाला एयरपोर्ट बन गया है। कैसे नेचर थीम वाला? आप इस पर नजर डालिए, ये जो आपको डिजाइन दिख रहा है ना, ये सब बैम्बू का बनाया गया है। खासियत क्या है? ये टर्मिनल स्थायी रूप से प्राप्त 140 मिलियन टन बांस का यानी कि बैम्बू का उपयोग करते हुए बनाया गया है, जो असम की समृद्ध संस्कृति और जैव विविधता को प्रदर्शित करता है। अब यहां से पहले शहर की बात की जा रही है, तो फिर से हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर रिलेट करें। हमने देखा देश की पहली हाइड्रोजन वाटर टैक्सी की शुरुआत वाराणसी में की गई। देश का पहला टेम्पर्ड ग्लास प्लांट नोएडा में, पहला महिला आधारित फूड हब मुंबई में
सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा दिल्ली में, दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर वाराणसी में, दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग सूरत गुजरात में, पहली ट्रांस मीडिया एंटरटेनमेंट सिटी अमरावती, यूनेस्को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल है लखनऊ, भारत की पहली नाइट सफारी लखनऊ में, पहला ई वेस्टिको पार्क दिल्ली में, पहली सोलर सिटी सांची, पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कोटा, पहला बेगर फ्री सिटी इंदौर, वेटलैंड सिटी इंदौर उदयपुर, पहला गोल्ड एटीएम हैदराबाद में, पहला डायबिटीज बायो बैंक चेन्नई में, पहला हाइड्रोजन चालित कोच चेन्नई में, पहला अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में, पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय हैदराबाद में, रियल टाइम बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली शुरू करने वाला पहला शहर चेन्नई है, भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज ये ऋषिकेश, यहाँ पर बजरंग सेतु, और भारत में पूरी तरीके से डिजिटल राष्ट्रीय समुद्र मत्स्य पालन जनगणना की शुरुआत कोच्चि से की गई। मैंने कल आपसे पूछा था कोल इंडिया लिमिटेड के नए सीएमडी के रूप में किसकी नियुक्ति की गई? बी साईराम राइट आंसर था। आज का सवाल है भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसकी नियुक्ति की गई? आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।